अगर हर बार मरने के बाद भी आप जिंदा हो जाते, तो क्या आप इंसान कहलाएंगे या मशीन? क्या हो अगर आपकी मौत सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो और आपकी जिंदगी किसी और का प्रोजेक्ट? ये कहानी है मिकी की, जो हर बार मरता है लेकिन हर बार लौट कर भी आता है। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है वो क्यों है। तो फिल्म की शुरुआत होती है बर्फीले तूफान के बीच, जहां मिकी दो ऊंची चट्टानों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके चेहरे पर दर्द, सांसें रुक रुक कर चल रही है। तभी वहां एक आदमी आता है, लेकिन वो मदद करने के बजाय हंसते हुए कहता है, मिकी, तुम तो बार बार मरकर वापस आ जाते हो। चलो अब इस मौत को एंजॉय करो, अगली बार फिर मिलेंगे। और वो वहां से चला जाता है। अगले ही पल एक खतरनाक क्रीचर मिकी पर हमला कर देता है और स्क्रीन कट हो जाती है। अब हमें एक हाईटेक मशीन दिखाई जाती है, जहां मिकी दोबारा प्रिंट हो रहा होता है। हाँ, प्रिंट, क्योंकि मिकी इंसान नहीं है, वो इंसानों का वेरिएंट है। एक जैविक रोबोट जिसे एक्सपेरिमेंट्स और खतरनाक मिशनों के लिए बनाया गया है। जब भी किसी काम में मौत का खतरा होता है, जैसे स्पेस में जानलेवा मिशन, प्लैनेट्स का टेम्परेचर टेस्ट करना या फिर जहरीली वैक्सीन का ट्रायल, मिकी को ही भेजा जाता है। और जब मिकी मर जाता है तो उसे उसी मशीन से दोबारा प्रिंट कर लिया जाता है और पिछली सारी मेमोरी फिर से उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दी जाती है। पर क्यों? ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मिकी और उसका दोस्त कुछ बड़ा करना चाहते थे, एक बिजनेस शुरू करने का सपना। इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए, लेकिन जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो उनके हाथ खाली थे और अब वो गैंगस्टर पीछे पड़ चुका था। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुझे काट दूंगा, गैंगस्टर ने मिकी को धमकाया। इस बीच दुनिया का हाल भी बुरा है। धरती पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। इंसान अब नए ग्रहों की तलाश में निकल चुके हैं, जहां जिंदा रहना मुमकिन हो। ऐसे ही एक स्पेसशिप की हमें झलक मिलती है, जो नए प्लैनेट की तलाश में जा रहा है। इस मिशन में बहुत से लोगों की जरूरत थी। मिकी भी इस दुनिया से भागना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जो इस मिशन में काम आए। फॉर्म में उसे एक ऑप्शन दिखाई देता है, एक्सपेंडेबल, और बिना सोचे समझे वो उस पर टिक कर देता है। उसे नहीं पता था कि एक्सपेंडेबल का मतलब ही है मरने के लिए तैयार इंसान। जैसे ही मिकी का फॉर्म सिस्टम में सबमिट होता है, एक लड़की सामने आकर सीधा सवाल करती है, क्या सच में तुमने एक्सपेंडेबल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है? फिर वो मुस्कुराकर समझाने लगती है, ये कोई आम नौकरी नहीं है, तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, खाना कम मिलेगा, और अगर मर गए तो भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को स्पेसशिप के ऑर्गेनिक वेस्ट से फिर से बनाया जाएगा। मशीन तुम्हारा नया वेरिएंट बना देगी, मतलब तुम बार बार मरोगे और बार बार वापस लाए जाओगे। तैयार हो इस दर्द को झेलने के लिए? मिकी थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर भी हाँ कह देता है। इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें उसकी यादें एक हार्ड ड्राइव में सेव की जाती है, जैसे उसकी आत्मा को डिजिटल बना दिया गया हो। प्रोसेस खत्म होते ही वही लड़की फिर आती है, गन पकड़ाती है और कहती है, अब खुद को शूट करो। मिकी मजबूरी में ट्रिगर दबाता है और उसकी बॉडी को कचरे में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद मशीन उसकी एक नई बॉडी तैयार करती है, हूबहू वही चेहरा, वही दिमाग, लेकिन एक वेरिएंट। अब मिकी को आम लोगों के बीच छोटे मोटे काम करते दिखाया जाता है। इसी दौरान हम मिलते हैं मार्शल से, एक इंस्पिरेशन लीडर जो सबको भाषण देता है कि बहुत जल्द हम इंसानों के लिए एक नया प्लैनेट तैयार कर लेंगे। लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मिकी को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी एक सिक्योरिटी एजेंट नाशा उसके पास आकर बैठती है। थोड़ी बातचीत होती है और यही बातचीत दोस्ती में बदल जाती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में। मिकी की जिंदगी अब एक अजीब रूटीन बन चुकी है। मिशन के दौरान कई बार मारा जाता है, लेकिन हर बार वापस आता है, और हर बार
सबसे पहले नासा के पास पहुंचता है। आखिरकार इनका मिशन उन्हें एक नए प्लैनेट के पास ले जाता है, बर्फ से ढका हुआ। बर्फ देखकर उन्हें यकीन होता है कि यहां पानी है और शायद ऑक्सीजन भी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जगह इंसानों के जीने लायक है? मिकी को एक नए प्लैनेट पर भेजा जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या इंसान वहां जिंदा रह सकते हैं। मिकी से कहा जाता है कि वो अपना मास्क हटाए, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, प्लैनेट के बैक्टीरिया उसके शरीर में घुस जाते हैं। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। वैज्ञानिक मिकी के शरीर में घुसे बैक्टीरिया को देखकर उनके खिलाफ वैक्सीन बनाने लगते हैं। हर बार नई वैक्सीन को मिकी पर टेस्ट किया जाता है और उसे बार बार नेफलिन प्लैनेट पर भेजा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में 12 से 13 बार मिकी की जान तक ले ली जाती है, लेकिन आखिरकार एक ऐसा एंटीडोज बन ही जाता है जिससे इंसान बिना मास्क के उस प्लैनेट पर सांस ले सकते हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर प्लैनेट पर उतरते हैं, लेकिन तभी बर्फ की चट्टानें हिलने लगती हैं और एक लड़की उनके नीचे दब जाती है। सबको उसका जाना बहुत दुख देता है। स्पेसशिप में लौटते वक्त कमांडर केनेथ मिकी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मरना चाहिए था क्योंकि तुम सिर्फ एक एक्सपेंडेबल हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एक असली लड़की मर गई जो हमारी नस्ल को आगे बढ़ा सकती थी। अब तुम्हें कम खाना मिलेगा और 18 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। मिकी बताता है कि उसने प्लैनेट पर एक अनजाना जानवर देखा था। मार्शल उसे ऑर्डर देता है कि वापस जाओ और उस जानवर को पकड़ कर लाओ। मिकी फिर से प्लैनेट पर जाता है, लेकिन एक खाई में गिर जाता है। उस खाई में वही क्रिएचर उस पर हमला करता है, लेकिन मारता नहीं, उल्टा उसे बाहर खींच लाता है। मिकी समझ जाता है कि ये एलियन क्रिएचर इंसानों से नफरत नहीं करते। फिर मिकी एक ट्रक में बैठता है जो स्पेस शटल की तरफ जा रहा होता है। उस ट्रक में प्लैनेट के 2 कीमती पत्थर भी होते हैं। मिकी थका हुआ होता है, इसलिए अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो सामने खुद का ही एक और वर्जन मिकी 18 खड़ा होता है। यानी उसके मर जाने की सोचकर एक नया क्लोन बना दिया गया था। मिकी 18 कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, मुझे तो बने सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि एक से ज्यादा क्लोन का जिंदा रहना गैर कानूनी है। मिकी 17 गिड़गिड़ाता है, मेरी बात सुनो, तुम खाना खा लो, मेरी जिंदगी जी लो, बस मुझे जिंदा रहने दो। मुझे इंसानों को बताना है कि ये एलियन खतरनाक नहीं है। अगर हमने उन्हें गलत समझा तो शायद हम उन्हें मार डालेंगे। इसी बहस के बीच उनका पुराना दोस्त डेमो आता है, वही दोस्त जिसने कभी मिकी को लोन दिलवाया था और जिसके कारण मिकी एक्सपेंडेबल बना। गुस्से में मिकी 17 और मिकी 18 उसे ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंक देते हैं, लेकिन फिर और लोग आ जाते हैं तो उन्हें डेमो को बचाना पड़ता है। बाद में डेमो को धमकी दी जाती है कि अगर उसने किसी से ये बात कही कि 2 मिकी जिंदा है तो अगली बार उसे कोई नहीं बचाएगा। अब मिकी 18 को नासा वाले ले जाते हैं अपना कुछ काम करवाने और मिकी 17 को कहा जाता है कि उसके केंथ मार्शल ने दावत के लिए बुलाया है। वो खुश होता है कि उसे केनेथ ने इज्जत भी दी और खाना भी दिया, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो खाने पर टूट पड़ता है और तभी यहां जेमा आ गई जो एक साइंटिस्ट है, और जैसे ही मिकी ने बस एक बाइट ली थी और अचानक उसका गला सूज गया, सांसें रुकने लगी, उल्टी आने लगी, सबके होश उड़ गए। ये वही सिंथेटिक मीट था जिसे इंसानों ने बनाया था। अब समझ आ चुका था कि ये पूरी तरह खराब हो चुका है। तभी एक साइंटिस्ट आया और मिकी को एक इंजेक्शन दे दिया। कुछ सेकंड में मिकी की हालत फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन अब जेमा को इन लोगों का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उस अपने साथ कैबिन में ले गई। वहां उसे चाय ऑफर करती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जेमा की बातों से उसकी इमोशनल और केयरिंग नेचर अच्छा लगता है। चाय खत्म होते ही वो फौरन अपनी कैबिन की ओर निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही चौंक जाता है। उसकी नाशा मिकी 18 के साथ बैठी थी।
और जब उसने मिकी 17 को देखा तो हैरान रह गई। दो मिकी, एक ही जगह, एक ही वक्त। नाशा किसी तरह खुद को समझा ही रही थी। तभी वहां जेमा आ गई। वो मिकी 17 की शिकायत फॉरेन अथॉरिटी में करने वाली थी, लेकिन नाशा उसे रोक लेती है। वो कहती है, तुम्हारा मिकी से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं मिकी से प्यार करती हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जेमा थोड़ी देर के लिए मान भी जाती है, लेकिन तभी मीटिंग रूम से जोरदार शोर सुनाई देता है। वहां केनेथ मार्शल ने उस पत्थर पर अपना नाम खुदवाना शुरू कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि उनकी जनरेशन ने सबसे पहले इस प्लैनेट को बसाया। लेकिन जैसे ही पत्थर कटा, अंदर से दो खतरनाक क्रीपर्स बाहर निकल आए। एक ने केनेथ पर हमला कर दिया और दूसरा सीधा रिंग की तरफ भागा। हॉल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी ने तुरंत उस क्रीपर को मार गिराया जिसने हमला किया था। लेकिन तभी मिकी 18 को गुस्सा आ गया। उसने केंट को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसकी वजह से वो बार बार मौत के करीब जा चुका था। अब लोगों का ध्यान मिकी 17, मिकी 18 और नाशा तीनों पर चला गया। सबको पकड़ लिया गया, क्योंकि नाशा ने डुप्लीकेट मिकी की रिपोर्ट नहीं की थी। उधर जो क्रीपर भागा था उसे भी पकड़ लिया गया और अब उस पर नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके थे। इसी बीच मिकी और नाशा बात कर रहे थे। वहां उसका दोस्त आता है। वो कहता है, हमने अर्थ पे जिसे लोन लिया था, अब वो बंदा धमकी दे रहा है, या तो पैसे वापस करो या मेरी या तुम्हारी बॉडी से कोई पार्ट काट लेगा। वो आगे कहता है, तुम तो एक्सपेंडेबल हो, मर भी गए तो फिर से जिंदा हो सकती हो, लेकिन मैं, अगर मेरा कोई पार्ट गया तो मैं क्या करूंगा? तभी 18 कहता है, देखो, अगर कोई सबसे ज्यादा गुस्सैल है तो वो मैं हूं, और मैं वही था जो तुम्हें ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंकने वाला था। लेकिन बार बार यही गुस्सा मुझे मुश्किल में डाल रहा है। चलो एक काम करते हैं, मेरी ही बॉडी का कोई हिस्सा ले लो। जैसे ही वो उस बॉडी पार्ट के साथ टेमोस के करीब आता है, मिकी 18 उसे झटका दे देता है, एक शॉक, क्योंकि असली प्लान तो उसी का था। उसी मौके पर मिकी चालाकी से टेमोस की जेब से चाबी भी चुरा लेता है। वो अभी अभी आजाद हुआ ही था कि तभी वहां कुछ और लोग पहुंच जाते हैं। अब एक अजीब सच सामने आता है। केनेथ मार्शल की वाइफ ने एक स्क्रीपर की पूंछ काटकर उससे एक खास सॉस बना दी थी, और वो स्वाद उसे इतना पसंद आया कि अब वो और क्रीपर्स की पूंछें चाहती है। इस काम के लिए तय किया गया कि यही तीनों उन क्रीपर्स को लाने का काम करेंगे। अब स्पेसशिप के बाहर लगे कैमरों से केनेथ मार्शल देखता है कि कई क्रीपर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहता है कि सबको यही खत्म कर दे, लेकिन तभी सेक्टर हेड का मैसेज आता है, रुको, पहले इन तीनों को जाने दो, जब ये उन्हें लाकर देंगे तब खत्म करना। लेकिन ये बात नाशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में चिल्ला उठती है, तुम कितने बहस हो, सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के लिए इन बेजुबान क्रिएचर्स को दर्द दोगे? जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अब कहानी का अगला मोड़ और भी खतरनाक हो जाता है। केनेथ मार्शल का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो छोटे क्रीपर पर अपनी ताकत का गंदा इस्तेमाल करता है। उसे रस्सी से बांधकर सीधा नाशा के नुकीले दांतों के सामने लटका देता है और धमकी देता है, अगर ये रस्सी छूटी तो इसका काम तमाम। नाशा दांतों में वही रस्सी थामे खड़ी थी, अपनी जान दाव पर लगाकर उस मासूम क्रीपर को बचा रही थी। उधर मिकी 17 और मिकी 18 को नेफलन प्लेनेट के ऊपर स्पेसशिप से उतार दिया गया था। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, सारे क्रिएचर्स वही आसपास थे। मिकी 17, जो पहले ही एक क्रीचर से मिल चुका था, अब दोबारा उनसे बात करना चाहता था, शांति से सब कुछ सुलझाने के लिए। वो उन्हें समझाता है कि इंसान अगर चाहे तो जहरीली गैसें छोड़कर पूरी धरती को खत्म कर सकता है, मगर मिकी की नीयत साफ थी। इसी दौरान उस विशाल क्रीचर के पास एक स्पेशल पावर होती है। वो मिकी के दिमाग में सीधा मैसेज भेज सकता था। वो कहता है, हमारा एक क्रीपर मारा गया है और दूसरा तुम्हारे पास है।
अगर बदले में तुम अपने किसी साथी को मार दो और दूसरा क्रीपर हमें लौटा दो तो हम भी शांति से चले जाएंगे, वरना हम साउंड वेव से तुम्हारा दिमाग फाड़ देंगे। फिर वो चीख मारता है, इतनी खतरनाक आवाज कि मिकी 17 और मिकी 18 को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। मिकी अब समझ चुका था, ये क्रीचर्स किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। वो स्पेसशिप के कैमरे के पास जाता है और इशारों में कहता है, छोटे क्रीपर को छोड़ दो। नाशा उसका इशारा समझ गई थी, लेकिन कैनेथ को लगा मिकी कुछ गड़बड़ कर रहा है। कैनेथ कहता है, बात तो मुझे करनी चाहिए, मैं लीडर हूं। पूरा सेक्टर भी उसके पीछे हो लेता है। सब चाहते हैं कि कैनेथ खुद जाकर बात करे ताकि इतिहास में उसका नाम लिखा जाए। कैनेथ मौके का फायदा उठाता है। मिकी और मिकी 18 के सूट में लगे बॉम्ब्स का रिमोट अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, नाशा उस छोटे क्रीपर को बचाने के लिए भिड़ जाती है। वो उसे सुरक्षित बाहर लाती है और मिकी 17 के हाथों में सौंप देती है। मिकी उसे उसकी मां के पास पहुंचा देता है, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। क्रीचर ने 2 शर्तें रखी थी, एक क्रीपर की वापसी और दूसरी बदले में एक इंसान की जान। मिकी 18 ये सुनकर चुप नहीं रह सकता। वो सीधा कैनेथ के पास जाता है और उसके पास मौजूद बॉम्ब का बटन दबा देता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और दोनों की जान चली जाती है। मदर क्रीचर अपना वादा निभाते हुए सभी को लेकर वहां से चली जाती है। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब नाशा स्पेस कम्युनिटी की हेड बन चुकी है। मिकी 17 अब भी जिंदा है और उसे एक नया कंट्रोलर दिया गया है, जिससे वो उस एक्सपेंडेबल मशीन को खत्म कर सकता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। नाशा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। मिकी उस बटन को दबा देता है और वो मशीन हमेशा के लिए मिट जाती है। मिकी मूवी हमें यही सिखाती है, सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी नहीं, सबकी जान की कीमत समझता है। बहादुरी, त्याग और इंसानियत की असली परिभाषा। ऐसी और दमदार फिल्मों की कहानियों के लिए जरूर जुड़िए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।